हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। हर दिन की तरह आज भी मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा, एक वीडियो को लाइक करिए और दूसरा वीडियो को शेयर करिए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कुछ जरूरी बातें उन्हें पहले आप समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर 2। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, लेक्चर नंबर ये कितना होने वाला? 9 होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस लेक्चर में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक एवं कुचालक का व्यवहार। ठीक है, पराविद्युत पदार्थ व इसके ध्रुवन और पराविद्युतांक, इन टॉपिक के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स के लिए व्हाट्सएप करें कितना पे? 8733912347। चलिए तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज के लेक्चर में हमें जो डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है कि चालक पदार्थ या अचालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर हम रख देंगे तो उसके व्यवहार क्या होंगे। तो हम लोग स्टेप बाइज करके चलते हैं। सबसे पहले चालक पदार्थ को हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख के देखेंगे और ये देखेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब चालक को रखते हैं तो उसके क्या क्या व्यवहार में परिवर्तन आता है या उसके कौन कौन से गुण प्रभावी होते हैं। चलिए इन गुणों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बात समझेंगे कि चालक क्या होता है। राइट, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि चालक क्या होता है। राइट, चालक जिसे अंग्रेजी में कंडक्टर्स कहते हैं ना, चालक। चालक क्या होता है? चालक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें आवेशों का प्रवाह होता है, यानी ऐसा कोई भी पदार्थ जिनसे होकर के आवेश प्रवाह होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। आप डेफिनेशन में यह बात लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह होता है उसे चालक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे चालक कहा जाता है। देखिए अगर वीडियो बहुत स्लो लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को 2x में देखनी है। ठीक है, यानी कि वह पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक। कोई भी ऐसा पदार्थ जिनसे आवेश प्रवाह हो रहा है तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ठीक बात। आइए कुछ उदाहरण भी देखना चाहे अगर इसका तो देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो चांदी, ये क्या है? एक चालक पदार्थ है, इनसे आवेश प्रवाह होते हैं। लोहा, इसी तरह तांबा, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम आदि, ऐसे कई तमाम पदार्थ हैं जिनसे आवेश का प्रवाह होता है और उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं चालक पदार्थ। ठीक है, अब चालक पदार्थ को हम लोग रखेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में, लेकिन तब तक आप इसको नोट करें। मैं एक बार फ्रेम देख लेता हूं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। नहीं, ओके फाइन, ठीक है। चलिए अब ये बात समझते हैं कि चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, चालक पर। चालक पर अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र रहे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चालक लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चालक ले लेंगे। ठीक है,
मान लीजिए कि ये एक चालक है, ठीक है, मान लिया हमने कि ये क्या है, चालक है। एक खास बात जान लीजिए कि कोई भी चालक है ना, उस चालक में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर? बहुत ही संख्या में, बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं ये बात, है ना, ये बात यहां पे लिखने में कोई दुराई नहीं है। चालक में अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक बात। कोई भी चालक है तो उस चालक में लाखों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आता है, ठीक है। जैसे ही, याद रखिएगा, ये क्या है, एक चालक है और इसमें बहुत ही मात्रा में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन जैसे ही इस पर बाह्य विद्युत बल, सॉरी एक मिनट, जैसे इस पर बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, इस तरह से बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे ही आरोपित होता है इस पे, इस तरह से, है ना, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में बना रहा हूं। जैसे ही ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इस पर आरोपित होता है, अच्छा, बाह्य विद्युत क्षेत्र को हम किससे डिनोट करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं। मान लो मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र को ई नोड से सूचित कर दिया, ठीक है। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या है, ये लेफ्ट टू राइट है, राइट, ठीक है। इधर वाला हिस्सा क्या होगा, प्लस, और इधर वाला हिस्सा क्या होगा, माइनस। वैसे भी हम लोग ये बात बहुत पहले से भी पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। प्लस से किधर होती है, माइनस की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर है, इसका मतलब यानी लेफ्ट से राइट है। इसका क्या मतलब है, इस वाले हिस्से प्लस है और इधर वाले हिस्सा क्या है, माइनस है, ठीक है। सुनिएगा, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, जरा मैं ये स्टेटमेंट को यहां पे नोट कर लूं, चालक में अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आरोपित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चालक है और इसमें ना अत्यधिक संख्या में, लाखों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक बात। और जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, इलेक्ट्रॉन पर बल, और वो बल कितना लगता है मालूम है, इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है F बराबर माइनस ई नोड। अब आपके जहन में एक सवाल चलेगा कि सर ये बल आपने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है सर, कैसे कैलकुलेट किया, आइए मैं आपको बताता हूं। आपने लेसन 1 में यानी चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा एक सूत्र, क्या पढ़ा होगा सर, E बराबर आपने पढ़ा होगा F बटे Q, है ना, F बटा Q। तो अगर मैं पूछूं बताइए आप F बराबर, तो आप क्या बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये Q इंटू E, राइट। अब बात हो रही है इलेक्ट्रॉन पे बल लगने का, तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगने का तो आवेश का मान यानी Q का मान कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस में होता है, माइनस में होता है, तो माइनस ई वेक्टर, यानी कि इसमें जितना तमाम इलेक्ट्रॉन मौजूद जो है उस पर एक बल लगना प्रारंभ हो जाता है, और वो बल कितना लगता है, माइनस ई वेक्टर ई नॉट, इतना बल लगता है। इस बल के अनुभव करने के कारण यह बल जब इलेक्ट्रॉन पे लगता है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है। क्या करने लगता है, गति करने लगता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगता है, कितना बल लगता है भाई साहब, F बल लगता है। जब इस इलेक्ट्रॉन पे जो चालक के भीतर है उस इलेक्ट्रॉन पे जब बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है। अब आप पूछेंगे सर इलेक्ट्रॉन किधर गति करता है, किस दिशा में, तो भैया बल को देखो ना, बल क्या है, बल विपरीत लग रहा है। माइनस दिखाने का मतलब है कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा है उससे विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, लेफ्ट से राइट की ओर, तो
बल किधर लग रहा होगा, राइट से लेफ्ट की ओर, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इस चालक के इस वाले हिस्से में आके जमा हो जाता है, यहां पे माइनस, यहां पे, इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे आके जमा हो जाता है। मैं अगर सपोज करूं कि चालक का ये अगर ए भाग है, भाग ए नाम दे दिया मैंने, तो भाग ए में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आके जमा हो जाता है। लेकिन इस वाले भाग के बारे में सोचो, यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्यों कमी हो गई साहब, क्योंकि इस वाले भाग से इलेक्ट्रॉन निकल के सारा इधर चला आया, तो इस वाले भाग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जब इस वाले भाग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहां पे क्या हो गया, धन आवेश उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, धन आवेश, यानी भाग बी में क्या उत्पन्न हो गया, धन आवेश उत्पन्न हो गया। मैं पुनः एक बार इस बात को कह देता हूं, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं फिर से एक बार बता देता हूं मैं। यह चालक है और हम सभी जानते हैं कि चालक में लाखों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन जब इस चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, यूं कह लीजिए कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब हम उस चालक को रख देते हैं तो उस पर, उस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है। वो बल कितना लगता है, माइनस ई वेक्टर ई नॉट। इसका मतलब यह हुआ कि जो बल है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किधर लगता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस बल के लगने की वजह से जानते हैं क्या होता है, ये बल के लगने की वजह से ना इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पर जब बल लगता है ई पे तो इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब आप पूछेंगे साहब कि सर बताइए कि इलेक्ट्रॉन गति किस दिशा में करता है, तो ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से इस वाले हिस्से से इलेक्ट्रॉन निकल के सारा यहां जमा हो गया। अब देखिए साहब, जब इलेक्ट्रॉन यहां चला आया, इधर से इलेक्ट्रॉन यहां चला आया, तो इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। तो इस वाले हिस्से में धनायन उत्पन्न हो गया और इस वाले हिस्से में क्या उत्पन्न हो गया, ऋणायन उत्पन्न हो गया। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूं, ठीक, ऑल राइट। अब देखते हैं इसको, जरा मैं समझाता हूं इसको डिटेल में। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने लिखा है कि चालक में अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सही बात है, ये चालक है और इसमें अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, तो यानी इस चालक पे बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, है ना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित होता, एक बल कितना, F बराबर माइनस ई नोड, है ना, इतना बल। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित होता है, आरोपित होता है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। किधर होता है बताइए, विपरीत दिशा में होता है। किधर होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। आप यहां देख सकते हैं आवेशों का क्या हुआ, पुनर्वितरण हुआ, मतलब आवेश पुनः रीअरेंजमेंट हो गया, पुनः डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, है ना, विपरीत होता है। जिसके कारण, आप ध्यान देंगे, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन चालक के एक भाग यानी किधर ए, एक भाग की ओर जमा हो जाता है। एक भाग की ओर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और दूसरे भाग में धनावेशित उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेशित उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेशित उत्पन्न हो जाता है। आप यहां पे देख क्या पा रहे हैं सर, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का, आवेशों का पुनर्वितरण हुआ। क्या हुआ साहब, आवेशों का, यहां पे आप कह सकते हैं कि आवेशों का पुनर्वितरण हो गया। क्या हो गया, पुनर्वितरण, है ना, पुनर्वितरण हो गया। पुनर्वितरण होने के कारण ना
इसके कारण चालक के भीतर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इसको ना ईपी बोलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब जैसे ही आवेश वितरण हुआ, वितरण होने की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया, ईपी नाम दिए हैं। लेकिन इसके डायरेक्शन क्या होता है पता है? इसके डायरेक्शन बाह्य विद्युत क्षेत्र के उल्टा होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या होता है? उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। ये ई नोड मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र को निरस्त कर देता है। क्या कर देता है? निरस्त कर देता है। निरस्त करने का मतलब क्या है? कि ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को खत्म कर देता है। अर्थात एक लाइन में अगर बोले, ये पूरी घटना को तो क्या बोलेंगे कि इस चालक के भीतर, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, चालक के भीतर, अर्थात चालक के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? शून्य हो गया। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया सर? परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? 0 हो गया। कहां भाई? इस चालक के भीतर में अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र कोई पूछे तो 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र जितना है उतना ही अंदर में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अंदर में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका मान टोटल कितना हो गया? 0 हो गया। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला गुण हो गया, चालक को अगर हम रखते हैं, कहां रखते हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपने सीख गया कि बाह्य विद्युत क्षेत्र को जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब आप चालक को रखते हैं तो अंदर में यानी भीतर में कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। दूसरा बात यहां पे नोट डाउन करके समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए बात ऐसा है कि चालक के, अगर कोई भी एक चालक की हम बात करें, जैसे सपोज करिए यहां पर मैं एक चालक बना देता हूं, है ना, एक चालक बना देता हूं यहां पे। मान लिया जाए कि एक चालक है, ये क्या है? चालक है, ठीक है। तो ये चालक पर के जो पृष्ठ पर चार्ज दिए गए, आवेश इस पर जो दिया गया है ऐसे करके, है ना, तो चालक, ये आवेशित चालक है। ये कैसा चालक है बताइए? आवेशित चालक है। इसके पृष्ठ के ठीक ऊपर अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, वो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या बोला मैंने? एक बार मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, है ना। आवेशित चालक के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। जरा इस बात को समझिए। ये कहना ये चाह रहा है कि कोई आवेशित पृष्ठ अगर है तो पृष्ठ के जस्ट ऊपर, पृष्ठ के जस्ट बाहर कोई आवेशित चालक अगर है तो उसके पृष्ठ के ठीक ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। मैं इस बात को समझाता हूं, ठीक है। मान लिया जाए कि हमारे हाथ में जो है ये एक पृष्ठ है। क्या है बताइए? ये एक, मान लिया जाए, पृष्ठ है और ये आवेशित चालक है। ये कैसा? एक आवेशित चालक है, ठीक है। इस आवेशित चालक के पृष्ठ के ठीक ऊपर की बात करूं तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो लंबवत होगी। अगर मान लिया जाए कि ये चालक पदार्थ है, उसका पृष्ठ ये है, तो विद्युत क्षेत्र ये होगा, लंबवत होगा। अब सवाल आता है कि लंबवत क्यों होगा?
चलिए ठीक है, मैं इसको उल्टा मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि लंबवत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताओ कि लंबवत नहीं है। मैं यहां पे जरा कंक्लूजन दे रहा हूं, मैं अपना संभावना दे रहा हूं। लंबवत नहीं है, अगर मैं ये मान लूं कि लंबवत नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप बताओ कि संभावना क्या बनता है, किस बात की संभावना बनती है। तो संभव है कि विद्युत क्षेत्र जो होगा, है ना, तो संभव है कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या होगा, समांतर होगा। पहला तो संभावना यह बनता है समांतर, है ना, संभावना यह बनता पहला। दूसरा संभावना क्या बनता है कि तिरछी होगी ना, विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या होगी, तिरछी होगी, है ना, तिरछी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये मान लूं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो लंबवत नहीं है पृष्ठ पर, तो हम क्या हो सकता है, संभावना क्या हो सकता है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समानांतर है, पृष्ठ के, है ना, पृष्ठ के समानांतर है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तिरछी है। दो ही संभावना हो सकती है। मैं मान लेता हूं कि हमारे हाथ में एक चालक है, तो विद्युत, इस पर आवेश है, या आवेशित चालक है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, अगर लंबवत नहीं है तो दो चीज हो सकती है, या तो सतह के ऐसे समानांतर है, या तो ऐसे तिरछी है, ऐसे तिरछी है, या इधर से तिरछी है, किधर से भी मान लो तिरछी है। दो संभावना हो सकती है। चलिए मैं दोनों संभावना पर बात करता हूं। सबसे पहले बात यह समझिए कि इस पृष्ठ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, समझिए ऐसे पृष्ठ रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इस पृष्ठ पे। अगर ये पेन को हम मान रहे विद्युत क्षेत्र, अगर ये तिरछी पड़ा, समझिए अगर ये तिरछी पड़ा तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, गति करा देगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करा देगा, गति करा देगा, ठीक है। या अगर इसके पैरेलल पड़ा तब भी इलेक्ट्रॉन को क्या करा देगा, तब भी इलेक्ट्रॉन को गति करा देगा। और इलेक्ट्रॉन का गति करना अर्थात विद्युत धारा कहलाएगा। और कैसा विद्युत धारा कहलाएगा, पृष्ठ विद्युत धारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पृष्ठ विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, पृष्ठ विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। और आप याद रखिए कि यह चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, और स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर होते हैं, ना कि आवेश गतिमान होते हैं। यानी कि जब विद्युत क्षेत्र अगर इस पे तिरछी होगी या इसके समानांतर होगी तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा। इलेक्ट्रॉन गति करेगा मतलब आवेश गति करेगा, आवेश गति करे मतलब विद्युत धारा कहलाएगा। और हम सभी जानते हैं कि स्थिर वैद्युत की घटना में, यह स्थिर वैद्युत की घटना है, स्थिर वैद्युत की घटना में आवेश गतिमान नहीं, आवेश स्थिर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के ना तो समानांतर होगा, ना ही विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तिरछी होगा। जब समानांतर नहीं है, तिरछी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, तीसरा ऑप्शन बचता है कि भैया वो लंबवत होगा। अब आप कहोगे कि अच्छा लंबवत होगा तो आप बताइए कैसे गति नहीं करेगा। ठीक है, फिर से मैं मानता हूं कि ये चालक है और आवेशित चालक है, इसके पृष्ठ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इस पर इस प्रकार से तीव्रता की दिशा होती है तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे। यानी कि ये अगर क्या है, ये यदि मैं मान लूं कि ये अगर चालक है, आवेशित चालक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होती है ना, ई की दिशा ये होती है। आप देख सकते हैं पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक बात, यहां तक समझ में आता है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण की बात करते हैं ना, तीसरा गुण की बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिएगा। तीसरा गुण है, कहता है कि आवेशित चालक के भीतर में कुल आवेश शून्य होता है। जैसे मान लिया जाए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। मान लिया जाए कि यह एक आवेशित चालक है, ये क्या है, एक आवेशित चालक। इस पर हमने चार्ज दे दिया, ठीक है, ऐसे करके हमने चार्ज दे दिया, ऐसे करके हमने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, ठीक है। और ये कहना ये चाह रहा है कि इसके भीतर में आवेश का मान शून्य होगा, इसके भीतर में Q का मान क्या होगी, इसके भीतर में Q का मान 0 होने की बात चल रही है कि आवेश इसके भीतर में शून्य होता। मैं ऐसा कह रहा हूं कि चालक है, कोई आवेशित चालक है, और उस चालक के भीतर में जो आवेश का मान होता है वो शून्य होता है। आप कहेंगे सर कैसे, इसका क्या प्रमाण है? जो बात आप कह रहे हैं इसका कोई तो प्रमाण होगा। मैं बोलूंगा है, मैं प्रमाण करता हूं इस बात को। चलिए, गॉस का प्रमेय आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, गॉस का प्रमेय आपने पढ़ा होगा। गॉस के प्रमेय से, है ना,
किसके प्रमेय से? गॉस के प्रमेय से आपने क्या पढ़ा है? देखिए सर, सिंपल सी बात है, गॉस का प्रमेय तभी अप्लाइड होगा जब आप एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाएंगे। मैं मान लेता हूं कि पृष्ठ, ये जो ऊपर वाला पृष्ठ वाला हिस्सा है, पृष्ठ के ठीक नीचे एक मैंने गॉसीय पृष्ठ बना दिया। गॉसीय पृष्ठ क्यों बनाया? ताकि हम यहाँ पे गॉस का नियम लगा सके, गॉस का प्रमेय अप्लाइड कर सके। चलिए, गॉस के प्रमेय क्या कहता है? गॉस का प्रमेय कहता है फाई ई बराबर, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहता है कि नहीं कहता? बिल्कुल कहता साहब। आइए इसको आगे और बढ़ाते थोड़ा। फाई ई को आप क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप देखें, अगर ई का ही मान 0 हो जाए, इसका मान ही 0 हो जाए, तो ये पूरे क्या कर देगा? 0 कर देगा, बिल्कुल 0 कर देगा। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर आपको पता चलेगा कि 0 आया। कितना आया साहब? 0 आया। यानी ये बात तय है कि इस किसी भी आवेशित चालक के भीतर में कुल आवेश शून्य होता है। यही बात मैं लिखना चाह रहा था। तीसरा गुण इसका क्या लिखना चाह रहा था कि आवेशित, है ना, आवेशित चालक, आवेशित चालक के भीतर, आवेशित चालक के भीतर कुल आवेश, कुल आवेश क्या होता है? आवेशित चालक के भीतर कुल आवेश क्या होता है? 0 होता है। इस बात को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। यह तीसरा गुण है कि अगर कोई भी चालक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रहता है तो उसके भीतर का आवेश क्या होता है? उसके भीतर का आवेश शून्य हो जाता है। चलिए अब हम चौथा गुण की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर है ना, देखिए 4 नंबर कहता है ये, 4 नंबर का गुण इसका ये कहता है कि चालक के भीतर किसी भी बिंदु पे अगर हम बात करें, इस चालक के भीतर में हम किसी भी बिंदु पे बात करें, यहां की बात करें या यहां की, मतलब पृष्ठ से ठीक नीचे की अगर बात करें, कहीं भी किसी भी पॉइंट की बात करें तो विभव का मान नियत होता है। ठीक है, मैं ये बात पहले लिख देता हूं। आवेशित चालक के भीतर, है ना, आवेशित, आवेशित चालक के भीतर, आवेशित चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव नियत होता है, नियत होता है, नियत होता है, या आप कह सकते हो इक्वल होता है, बराबर होता है। आप कैसे? ये भी मन में आपके सवाल आ सकता है कि सर इसके भी कोई प्रमाण में बोलूंगा। बिल्कुल प्रमाण है। प्रमाण क्या है? आप अगर लेक्चर पीछे देखे होंगे तो आपको पता होगा, एक सूत्र मैंने प्रमाणित किया था, ई बराबर माइनस डीवी बटा डी आर। याद करिए, मैंने एक सूत्र प्रमाणित किया था, ई बराबर माइनस डीवी बटा डी आर। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भीतर में होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। तो माइनस डीवी बटे डी आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीवी बराबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। डीवी बराबर 0 मिलने का मतलब क्या है? विभवों में अंतर, यानी विभवांतर 0 है, मतलब विभव क्या? विभवांतर 0 कब होता है? जैसे V1 का मान है 5 वोल्ट, है ना, और V2 का भी मान है 5 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे विभवांतर निकालना चाहूं, यानी V2 माइनस V1 करूं, यानी 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट करूं तो इक्वल 0 वोल्ट होगा। यानी विभवांतर 0 कब होगा? विभवांतर 0 तब होगा जब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। अतः हम कह सकते हैं क्या? अतः जो विभव होगा, यानी V जो होगा उसका मान नियत होगा। नियत होगा मतलब बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर आप विभव निकाल करके देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि वो विभव क्या है सर? वो विभव का मान बराबर है, नियत है। एक गुण और चर्चा करेंगे, 5वां गुण की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 5वां गुण की बात एक बार जरा कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले ना, यहां पे लिख देते हैं 5वां गुण। इसका 5वां गुण क्या है? देखिए बहुत लॉजिकल बात है। यहां पर एक बात मैंने प्रमाणित किया था कि आवेशित चालक के भीतर कुल आवेश शून्य होता है। एक बात बताइए, अगर मैंने इस चालक को चार्ज दिया, मान लिया कि क्यू चार्ज दिया इसको, तो वो चार्ज गया कहां? एक तरफ कह रहा है कि भैया चालक के भीतर नहीं है, जैसे मानिए एक कमरा है, एक कमरा पर मैंने आवेश दिया, ठीक है, तो कह रहा है कमरे के अंदर आकर देख रहे हैं तो कोई आवेश नहीं है, तो आवेश गया कहां? जब कमरे के भीतर नहीं है तो भैया कहां होगा? पृष्ठ पे। कहां होगा आवेश? पृष्ठ पे। यही बात लिखना है हमें कि चालक को दी गई
चालक को दी गई आवेश, चालक को दी गई आवेश उसके पृष्ठ पे होते हैं। कहां होते हैं गुरु? उसके पृष्ठ पर होते हैं। कहां होते हैं? उसके पृष्ठ पर होते हैं। और इसका गवाह ये यहां पर है, गॉस के प्रमेय से आप देखेंगे तो इसके भीतर का जो चार्ज है वो 0 है। तो जब भीतर में चार्ज 0 है तो जो मैंने आवेश इसको दिया था वो आवेश गया कहां? तो आवेश पृष्ठ पे गया। यानी याद रखिएगा कि किसी भी चालक को जब आवेश दी जाती है तो उसके ऊपर वाले हिस्से पे यानी पृष्ठ पे होता है, ना कि उसके भीतर होता है। मैंने आपको यह पढ़ाया कि किसी भी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर रखते हैं तो उसके क्या क्या व्यवहार है, माने उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। 5 गुण मैंने आपको पढ़ाए। मैं एक बार जल्दी से एक बार रिवीजन करा देता हूं इसका, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, आ जाइए सर। हाँ सर, यहां से देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया चालक का मतलब। देखिए, चालक मतलब वह पदार्थ होता है जिनसे होकर के आवेशों का प्रवाह होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि, ये क्या है? चालक है, इनसे आवेश का प्रवाह होता है। सवाल यह है कि चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर हम रख दें तो उस चालक में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो पहला परिवर्तन देखिए, चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, यानी चालक जो है उसके बाह्य विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ना। चालक को अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस चालक पे उस विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए, मैंने क्या लिखा? देखिए, चालक में अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहला गुण पढ़ा रहा हूं। जैसे ये चालक है और आप सभी जानते हैं कि चालक में लाखों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, यहां पे बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या आरोपित हुआ है? ई नोड। मैंने एक चालक लिया और इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या डाला? ई नोड डाला। ठीक है, जो कि लेफ्ट से राइट की ओर जिसकी दिशा है ना होता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित होती है। देखो, जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र इस पर आरोपित होता है तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना उस पर एक बल लगता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर बल कितना लगता है? तो बल मैंने बताया F बराबर माइनस ई वेक्टर ई नॉट। कहां से सूत्र लिया था? E बराबर F बटे क्यू, तो F बराबर ई क्यू, हाँ ई क्यू, और क्यू का मान इलेक्ट्रॉन था। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि ये जो बल लगता है ना इलेक्ट्रॉन पर, वो बल विद्युत क्षेत्र, जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में लगता है। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन अब बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर जाता है। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर बाह्य बल आरोपित होता है, जो बाह्य बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। जो ये बल है, सॉरी, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है वो बाहरी विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इसके जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन चालक के एक भाग की ओर जमा हो जाता है और दूसरे भाग में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। माने इस भाग में सारा इलेक्ट्रॉन आ गया और इस भाग में क्या आ गया? धनावेश आ गया। आवेशों के पुनर्वितरण हो गया, इसके कारण चालक के भीतर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह आवेश के जो पुनर्वितरण होता है इसके वजह से चालक के भीतर में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र इसको कहते हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, बराबर होता है, इसीलिए बाह्य विद्युत क्षेत्र को निरस्त कर देता है। यानी ये दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो घट के 0 हो जाएगा, यानी अंदर का जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, ये पहला गुण था। यानी अतः हम कह सकते हैं कि चालक के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यानी जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, पहला गुण। दूसरा मैंने पढ़ाया आपको, आवेशित चालक के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। कोई अगर चालक है, आवेशित चालक है, तो उसके पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। कैसे होता है मैंने ऑलरेडी बताया है ना। और उसके बाद तीसरा गुण बताया कि आवेशित चालक के भीतर कुल आवेश शून्य होता है। अगर ये एक आवेशित चालक है और इसके भीतर आप बताएंगे कुल आवेश का मान, तो कुल आवेश का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, इसके प्रमाण के लिए मैंने गॉस प्रमेय से भी बताया कि फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई का सूत्र होता है ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर क्यू नॉट बटे क्यू बटे ई नॉट, है ना। ई का मान 0 है तो बाकी को भी 0 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्यू बराबर 0 हो गया। फिर मैंने चौथा गुण में आपको बताया कि आवेशित चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत होता है। नियत होता है मतलब बराबर होता है। क्यों होता है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया। चालक को दी गई आवेश उसके पृष्ठ पर होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। जब मैंने चालक को आवेश दिया और कह रहा है एक तरह से थ्योरी कि भीतर में आवेश नहीं होता है, तो जब भीतर में आवेश नहीं होता है तो कहां होता है? उसके पृष्ठ पे होते हैं। तो ये कंप्लीट होता है
आपका कौन सा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। यहां देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने से क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि कुचालक का व्यवहार कैसा होता है ना। अगर हम विद्युत क्षेत्र में कुचालक को रख दें तो क्या व्यवहार होगा, है ना, देखते हैं। ठीक है साहब, आइए सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हेडिंग कर लेते हैं ना। चलिए हेडिंग कर लेते हैं। क्या हेडिंग होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र का, बाह्य विद्युत क्षेत्र का कुचालक पर प्रभाव, है ना, कुचालक पर प्रभाव, कुचालक पर प्रभाव, यानी कि कुचालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं ना, कुचालक पदार्थ दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ध्रुवीय अणु, मतलब एक कुचालक पदार्थ जो ध्रुवीय अणु से बने होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय अणु, और एक कुचालक पदार्थ होते हैं जो अध्रुवीय अणु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, अध्रुवीय अणु से बने होते हैं। ठीक बा, अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि ध्रुवीय अणु किसको कहते हैं और अध्रुवीय अणु किसको कहते हैं। आइए हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले ध्रुवीय अणु का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्रुवीय का मतलब हुआ दो ध्रुव अलग अलग होना। दो ध्रुव अलग अलग होना मतलब धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र जब अलग अलग होता है तो उस अणु को हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। सपोज करिए कि एक अणु हमारे पास है जिसका धनात्मक आवेश का केंद्र यहां है और ऋणात्मक आवेश का केंद्र यहां है। हम देख पा रहे हैं कि धनात्मक आवेश का केंद्र अलग है और ऋणात्मक आवेश का केंद्र अलग है, तो इसको हम कहेंगे ध्रुवीय अणु। जैसे इस तरह का अणु अगर कहीं है तो इसको आप कह सकते हैं ध्रुवीय अणु। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र अलग अलग है, और जब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का केंद्र अलग अलग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं। यानी कि जब धनावेश के केंद्र व ऋणावेश के केंद्र, ऋणावेश के केंद्र, जब धनावेश व ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे HCl, इसमें H अलग प्लस है, Cl अलग माइनस है ना। जैसे NH3 यानी अमोनिया, जैसे जल H2O आदि, ये सब क्या होता है, ध्रुवीय अणु के अचालक हैं। कुछ अचालक ऐसे होते हैं जो अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय मतलब जब धनावेश का केंद्र, जब धनावेश के केंद्र, जब धनावेश के केंद्र व ऋणावेश के केंद्र, ऋणावेश के केंद्र समपाती हो। समपाती मतलब समझ रहे हैं आप, समपाती हो तो उसे अध्रुवीय अणु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अध्रुवीय अणु कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो N2O2 H2 आदि, ये क्या है, अध्रुवीय अणु है। मतलब इसमें ध्रुव नहीं है बल्कि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती हो जाता है, तो ऐसे अणु को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं। अब स्टेप बाय इस बात को समझिए। एक बार जरा फ्रेम देख लूं, ठीक है। अब जरा स्टेप बाय इस बात को समझिए कि अगर ध्रुवीय अणु को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, और अध्रुवीय अणु को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग विषय है तो दोनों अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे लगाते हैं ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का, बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, मतलब जो ध्रुवीय अणु है जिसमें प्लस धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग है, उस पे विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव है, जरा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले आपको यह बात समझना पड़ेगा यहां पे कि जो ध्रुवीय अणु है ना, ध्रुवीय अणु,
इसके एक फोटो मैं पहले बना देता हूं आपको, ठीक है। एक फोटो बना के समझाता हूं कि ध्रुवीय अणु के साथ क्या लागू होता है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें ध्रुवीय अणु में बनाता हूं, ठीक। देखिए यहां पे ध्रुवीय अणु में चित्रित कर देता हूं। देखिए इस तरह के ध्रुवीय अणु है, और देखिए ये इस तरह के आप देख पा रहे होंगे कि जो ध्रुवीय अणु है वो अनशंट इधर उधर अविन्यासित रूप से, माने बिना कोई अरेंजमेंट का, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर रहता है। एक बात, खास बात आपको यहां पे मैं नोट में लिख देता हूं कि ध्रुवीय अणु के पास, ध्रुवीय अणु के पास स्वयं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास ऑलरेडी P होता है। P किसको कहते हैं आप सभी जानते हैं, Q गुना 2L, यानी कि कहने का मतलब दो आवेश में से एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं दो आवेश है जिसमें से एक Q लेंगे और दोनों की जो बीच की दूरी है उस दूरी के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, उस दूरी के गुणनफल को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको वेक्टर P से हम डिनोट कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ध्रुवीय अणु के पास स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन अगर इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है मतलब E क्या है, जीरो है। E क्या है, जीरो है। तो इस पर अगर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ है तो इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो होते हैं, लेकिन एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और विन्यासित क्रम में है, अनशंट फैला हुआ है। इसीलिए इसके परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो वह शून्य होगा। इसके परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात करें कि इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होंगे, टोटल तो जीरो होंगे। अगर एक का पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो आंसर हाँ होता है। कितना होता है, P बराबर Q गुना 2L होता है। लेकिन अगर टोटल का पूछा जाए, जब विद्युत क्षेत्र इस पर नहीं पड़ा है, तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, P कितना होगा, P नेट मतलब हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिणामी, मतलब टोटल का कितना हो गया, जीरो, क्योंकि कुछ इधर अनशंट फैला हुआ है। तो ध्रुवीय अणु अगर उस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कुल परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन अब सवाल यह आता है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जल्दी से, हाँ ठीक है। और सवाल यह आता है कि अगर विद्युत क्षेत्र इस पर लगाया जाए, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि फिर से एक बात समझिए, अगर इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, ई लगाया जाए, इस बार ई का मान जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है, ई का मान कुछ ना कुछ है, याद रखिएगा। जब इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो यही अणु जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे अणु रेखित हो जाता है, संरेखित, इस तरह से संरेखित, सारे एक डायरेक्शन में ऐसे रेखित बन जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे यहाँ पे रेखित बन जाता है, ऐसे है ना, सारे के सारे यहाँ पे रेखित हो जाता है, सॉरी, इस तरह से सारे संरेखित हो जाता है। कब, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो सभी क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। यानी कि जब ध्रुवीय अणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, क्या होता है, आरोपित होता है तो सभी द्विध्रुव क्या हो जाता है, संरेखित हो जाता है। और तब याद रखिएगा, तब परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
परिमित होता है, परिमित मतलब बहुत होता है, सभी के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जुड़ जाते हैं, माने सभी अणु जो सभी जो द्विध्रुव है सारे एक दिशा में संरेखित हो जाता है, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सबके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जुड़ जाते हैं, यानी परिमित मात्रा में इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाते हैं। यहां पर अगर कंक्लूजन निकाले तो क्या निकला, ध्रुवीय अणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। पहली बात तो ध्रुवीय अणु के पास स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चाहे उस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगे अथवा ना लगे, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंश इधर से उधर फैला होता है, इसके वजह से परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जैसे ही इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो सारे जो द्विध्रुव आपको दिख रहे हैं वो सारे एक रेखा में संरेखित हो जाता है, तो सबके द्विध्रुव आघूर्ण जुड़ जाता है, और इसके जो टोटल अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं भैया वो परिमित रूप से होता है, अब उसको नहीं कह सकते जीरो होता है। तो ये हो गया ध्रुवीय अणु वाले कुचालक पदार्थ का व्यवहार। अब अगर बात करें अध्रुवीय अणु वाले कुचालक पदार्थ का व्यवहार, तो आप यहां पे देखिए, है ना, एक बार जरा फ्रेम चेक कर लूं। ओके फाइन। अध्रुवीय अणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, है ना, क्षेत्र का प्रभाव, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ध्रुवीय अणु किसको कहते हैं, ऐसा अणु जिसके धनावेशित कण और ऋणावेशित कण संपाती होता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं यहां पे, इसके लिए एक नोट पॉइंट में बना सकता हूं कि अध्रुवीय अणु के पास पहले से, अध्रुवीय अणु के पास स्वयं का, मतलब पहले से, है ना, स्वयं का कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, नहीं होता है। इसको समझिए कि क्यों नहीं होता, ये बात समझिए। मान लिया जाए कोई अणु है जिसके धनात्मक केंद्र यही है और ऋणात्मक केंद्र भी इसका यही बन जाए, ऋणात्मक केंद्र भी यही बन जाए, तो बताइए कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर होता है Q गुना 2L। जब प्लस और माइनस दोनों का केंद्र सेम है तो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। जब दो चीज एक ही पर है तो वहां पे डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। यानी P बराबर Q गुना जीरो करेंगे तो P कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्वयं का नहीं होता है सर, इसका, है ना, किसका, अध्रुवीय अणु का। अगर बात करें अध्रुवीय अणु के पास स्वयं का कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अध्रुवीय अणु में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही में होता है, संपाती होता है, तो बीच के कोई दूरी नहीं होता, दूरी नहीं होता तो विद्युत आघूर्ण नहीं होता है। लेकिन जब अध्रुवीय अणु पे, अध्रुवीय अणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ मैं बना रहा हूं, जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। जब जो अध्रुवीय अणु है उस पर जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, इस डायरेक्शन में विद्युत, सॉरी उल्टा दिखा दिया मैंने, है ना, ऐसे है, प्लस से माइनस की ओर है, इस तरह से अगर विद्युत क्षेत्र आरोपित है इसके ऊपर, यहाँ पे अध्रुवीय अणु पे, तो जानते हैं उसके सारे पार्टिकल ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है, सारे पार्टिकल ध्रुवित हो जाता है, सारे पार्टिकल क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। धनावेश की दिशा में सारा पॉजिटिव क्रिएट कर लेता है, ऐसे धनावेश की दिशा में धनावेश, क्योंकि बल लगता है दोनों पे। कैसे बल लगता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करना है, ठीक है। ये सारे ध्रुवित हो गया जो कि एक ही पे सेंटर था, है ना। चलिए समझते हैं कि ये ध्रुवित कैसे हो गया, राइट। जैसे मान लिया जाए कि ये धनावेशित ध्रुव है ना, धनावेशित केंद्र है। अब मान लीजिए इसी के ऊपर ऋणावेशित केंद्र है, दो, जो कि दोनों पहले साथी था, ठीक है। धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दोनों साथी था, लेकिन जब इस पर बल लगा तो धनावेश पर जो बल लगा, देखिए बल का सूत्र क्या होता है आपको पता है, Q इंटू ई होता है, राइट, Q इंटू ई होता है। अगर धनावेश है, धनावेश है मतलब ई प्लस में होगा, ई लगा इतना, और ऋणावेश है तो क्या लगा, माइनस ई, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। धनावेश वाला धनावेश के डायरेक्शन में खिंचा गया, धनावेश वाला धनावेश के डायरेक्शन में खिंचा गया, और ऋणावेश वाला ऋणावेश के डायरेक्शन में खिंचा गया। जैसे पहले समझिए, ऐसे पहले ऐसे समझिए,
मान लिया जाए कि ये धनावेश के अंदर, ये धनावेश के अंदर, ये ऋणावेश के अंदर, दोनों ऐसे है, ठीक है। अब एक बल लग रहा है जो धनावेश को अलग दिशा में धकेल रहा है, ऋणावेश को अलग धकेल रहा है, तो धनावेश क्या होगा, इधर फैल जाएगा, ऋणावेश इधर फैल जाएगा, यानी दोनों अलग हो जाएगा, धनावेश अलग हो जाएगा और ऋणावेश अलग हो जाएगा। जब धनावेश और ऋणावेश अलग हो जाएगा तो वहां ध्रुवीय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। और ध्रुवीय होने के कारण इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। होता क्या है कि पहले ना धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती होता है ऐसे, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र इस पर लगता है तो दो बल लगता है, एक धनावेश के लिए लगता है और एक ऋणावेश के लिए लगता है। तो धनावेश को उधर खींच लेता है, ऋणावेश को भी खींच लिया, तो दोनों फैल गया माने क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। तो द्विध्रुव बन गया तो इस प्रकार से एक इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसके तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होंगे क्योंकि डिस्टेंस अब कुछ ना कुछ बन गया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसका जो उत्पन्न होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, उसको कहते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस तरह के जो पदार्थ होते हैं ना, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से जो ध्रुवित हो जाते हैं, जो ध्रुवीय हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राविद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे ही पदार्थ को क्या कहते हैं, प्राविद्युत पदार्थ कहते हैं। वैसा कुचालक पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र से ध्रुवित हो जाता है, अर्थात विपरीत फलकों पे धनावेश व ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, उसे प्राविद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राविद्युत कहते हैं। और ये प्राविद्युत पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश का ये अलग अलग होने की यह प्रक्रिया प्राविद्युत पदार्थ का ध्रुवन कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवन। यहां पे मैं लिख दो अलग हाईलाइट करके, प्राविद्युत पदार्थ का क्या कहलाता है, ध्रुवन कहलाता है। लिख लीजिएगा, प्राविद्युत पदार्थ का क्या कहलाता है, ध्रुवन कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है ना, अब एक सवाल और पूछता, प्राविद्युतांक क्या है ना, प्राविद्युतांक पूछी जाती है कई बार, जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दे, बहुत आसान चीज है। प्राविद्युतांक कई बार पूछा जाता है, प्राविद्युतांक है ना, प्राविद्युतांक इसको डिनोट करते हैं के से। किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। के क्या होता है, सिंपल सा बाह्य विद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग ई नोड कहते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र, और जो अंदर के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके अनुपात को, जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र होते हैं उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, प्राविद्युतांक कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये क्या हो गया, बाह्य विद्युत क्षेत्र, और ये क्या हो गया, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। क्या हो गया, प्रेरित विद्युत क्षेत्र हो गया। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र और प्रेरित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को प्राविद्युतांक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र और प्रेरित विद्युत क्षेत्र के जो अनुपात होते हैं उस अनुपात को क्या कहते हैं, प्राविद्युतांक कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, के का मान हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। के का मान हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट होता आज का ये टॉपिक। आप बताएंगे मुझे जरा कि कैसा आपको लगा, कहीं समझने में दिक्कत हुआ या मेरे से कहीं गलती होता है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। मैं हमेशा आपके साथ तत्पर हूँ, आपको मदद करने के लिए, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें अनुमति दीजिए, हम नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।